नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लिट मैथ लैब पर। और आज हमारा सेकंड पार्ट है एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का। और जैसा आपको पता है कि पिछली क्लास में हमने जो है बेसिक चीज़ें पढ़ ली थी, है ना। जैसे कि प्रिंसिपल्स पढ़ लिए थे हमने, ठीक है, इंडक्शन के तीनों। हाँ, पियानोज एक्सियम्स पढ़ लिए थे, है ना, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और क्या था, टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी था। ये सारे चैप्टर्स और ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर कर चुके हैं। और अब आती है बात कॉन्ग्रुएंसेस से, ठीक है। तो अब जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, 3 या 4 टॉपिक्स हैं, ये बेसिकली प्राइम नंबर्स और इन सब चीज़ों पे हैं, ठीक है। तो ये 3-4 टॉपिक बच के इसके बाद हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी को कर देंगे पैक, ठीक है। उसके बाद हमारा फिर आ जाएगा वेक्टर स्पेसेस। तो अब जो कॉन्ग्रुएंसेस है, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसीलिए मैंने उसको एक ही क्लास में लगातार नहीं पढ़ाया, ठीक है। कि अगर मैं एक क्लास में लगातार आपको पियानोज एग्जाम्स वाले चैप्टर में ही पूरा एक एक लेक्चर होता किसका, एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का, तो उसमें क्या होता कि जो मेन मेरा मकसद ये था 2 पार्ट्स में करने का, कि आप ये समझें कि जो बाद वाला पार्ट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चंस ज़्यादातर यहाँ से ही भी बनते हैं, ठीक है। रियल नंबर्स वाले जो चैप्टर था, उस चैप्टर में भी जो यूक्लिड्स जो प्रूफ थे थ्योरम्स के, वो मैंने दूसरे वाले लेक्चर में डाले थे। इसीलिए कि भाई आप पहले में बेसिक पढ़ लो, जो प्रूफ्स हैं, जो क्वेश्चंस आएंगे डिस्क्रिप्टिव टाइप से या जिस टाइप से भी आए, मान लीजिए आपके एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस, तो वो कहाँ से बनेंगे, वो सेकंड वाले पार्ट से बनेंगे, ठीक है। और डिस्क्रिप्टिव के लिए सबसे ज़्यादा हमको अवेयर रहना चाहिए। क्यों रहना चाहिए? क्योंकि इससे पहले एमसीक्यूज तो हमने पढ़ चुके हैं, ठीक है। एमसीक्यूज का ये एमआरएस का आप पुराना पेपर देख सकते हैं कि मैथ्स के कैसे क्वेश्चन आए थे। बट डिस्क्रिप्टिव का हमारे पास कोई भी ऐसा खांचा अवेलेबल नहीं है ना। तो हम क्या मान के चल रहे हैं, मैंने बताया, बार बार बोलता हूँ मैं हर क्लास में, कि भाई एग्जामिनर को अगर देना है कोई क्वेश्चन, तो उसके लिए सबसे आसान होता है कि डिस्क्रिप्टिव में थ्योरम प्रूफ करा ले, ठीक है। या फिर आपको वो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस दे देते हैं ना। जैसे कि अगर आपने पहले 12th में, आपको याद हो, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स के जो क्वेश्चंस होते थे, कॉनिक सेक्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये सारे क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में दिए जा सकते हैं। तो वो तो आगे आएंगे चैप्टर्स, है ना। लेकिन अभी जो हमारे पास है, कि जो एकदम बेसिक वाले हैं, इनमें प्रूफ्स आते हैं और फिर या फिर थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन दे देता है, ठीक है। तो इसलिए हम इन चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये वाला जो लेक्चर है इसको ध्यान से देखें और अच्छे से समझेंगे, और बढ़िया सारे क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे और हर चीज़ को अच्छे से समझते हुए चलेंगे। चलिए आइए देखते हैं, चलिए कॉन्ग्रुएंसेस, ठीक है। अब क्या होता है कि लेट एम बी एन इंटीजर, वी से ए मॉड्यूलो बी मॉड एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट, है ना, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलम। ये देखो, इसको क्या कहते हैं, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड्यूलम इफ एम डिवाइड्स ए माइनस बी, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ x इक्वल्स टू ए मॉड बी, इसका मतलब होता है कि b डिवाइड्स x माइनस ए, ठीक है। अच्छा, इसके कई सारे मतलब निकलते हैं, ठीक है। कैसे कई सारे मतलब निकलते हैं? मतलब ये कह रहा है वो, ये कॉन्ग्रुएंस का साइन होता है, ठीक है। डबल वाला साइन जो होता है इक्वल का होता है, 3 जब हम लगा देते हैं तो वो साइन किसका हो जाता है, कॉन्ग्रुएंसी का हो जाता है साइन। क्लियर है ये चीज? अब देखो इसमें क्या होता है कि b जो है डिवाइड करता है x माइनस ए को। मतलब हम इसको दो तरीके, दूसरा तरीका हम क्या कह सकते हैं भैया, कि b को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, x से, ठीक है ना। x को जब हम डिवाइड करते हैं b से, तो हमको रिमाइंडर क्या बचेगा, a बचेगा, ठीक है। क्या बचेगा, रिमाइंडर a। यही तो कहते हैं, क्यों? क्योंकि x माइनस ए करने पे फिर वो पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है, डिविजिबल हो रहा है, ठीक है। तो जब पूरी तरीके से b डिवाइड कर रहा है, तो उसके पहले a क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। तो आप दूसरे तरीके से इसको ऐसे समझ सकते हो कि एस x कॉन्ग्रुएंट टू m मॉड n लिखा हुआ है अगर, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं डिवाइड करूं इसको इससे, तो हमारा रिमाइंडर क्या बचेगा, m। अब जो रिमाइंडर बचता है उसको अगर मैं माइनस कर दूं तो वो पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाएगा, ये लो। तो अब क्या होगा, ये n जो है पूरी तरीके से डिविजिबल, ठीक है। x माइनस एम एन से पूरी तरीके से डिविजिबल है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ऐसा समझो, है ना। इसका पूरा पूरा भाग चला जाएगा। और अगर नहीं जा रहा था, नहीं जा रहा था x माइनस एम, आप खुद सोचो। देखो मैं क्या कह रहा हूं कि मैंने 5 को 6 से डिवाइड किया, डिवाइड करने पे कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो एक बार गया तो बचा 5, बचा कितना, 1। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 6 5 मॉड 1 मॉड 5। इसका मतलब क्या है सर, कि 6 माइनस 1 जो है वो क्या होगा, 5 से डिविजिबल है। बिल्कुल सही बात है। या फिर ये बोलो कि मैं डिवाइड करूं अगर 5 को 6 से, तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर 1। इसको मैं इससे डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा, ये बीच वाला। तो ये दोनों तरीके से आना चाहिए। क्लियर है? दोनों तरीके से कैसे, कि आपको ये वाला तरीका भी, कि भैया अगर हम इस नंबर से इसको माइनस करेंगे तो ये पूरा का पूरा जो नया नंबर मिलेगा वो उससे डिवाइड होगा, ठीक है। चलो अब इसकी जो मेन हमारी डिफिनेशन है ये वाली, इसको हम वापस से लिख देते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड्यूलो m, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, m डिवाइड्स a माइनस बी, या फिर b माइनस ए भी होता है।
ठीक है, ये एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बच्चों? इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन की खासियत होती है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है कि जो सिमेट्रिक भी हो, जो ट्रांजिटिव भी हो, और जो रिफ्लेक्सिव भी हो। अब इसका मतलब क्या होता है? सिमेट्रिक का मतलब होता है बच्चों कि अगर m डिवाइड्स a माइनस बी, तो उसको उल्टा लिख दो, m डिवाइड्स b माइनस ए, तो भी होगा। बिल्कुल सही बात है, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन आएगा ना। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? अगर माइनस एट डिविजिबल बाई है, अगर 8 डिविजिबल बाय है 2 से, कितना आ रहा है? 4। तो माइनस एट भी तो डिविजिबल बाई होगा ना 2 से, भले आंसर है -4 आए। और मैंने आपको पहले बताया था डिविजिबिलिटी में कि आंसर हमारा इंटीजर आना चाहिए, तो हम उसको क्या कहते हैं? डिविजिबल कहते हैं। तो हम कह सकते हैं -8 इज डिविजिबल बाई 2। क्लियर है चीज? तो इसलिए यहाँ पे जब हम ले रहे हैं b माइनस से, तो हमारे निगेटिव नंबर मिलेगा ज़्यादा से ज़्यादा, और क्या होगा? लेकिन डिवाइड तो फिर भी करेगा, तो इसलिए सिमेट्रिक को फॉलो करेगा। ट्रांजिटिव का मतलब होता है कि हाँ, ये ट्रांजिटिव बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर m डिवाइड्स b माइनस ए एर n डिवाइड्स, ऐसा कर लो कि ये ट्रांजिटिव को भी फॉलो करता है, ऐसा भी कर लो, इसमें डीप पे नहीं जाते ट्रांजिटिव का। वैसे मैं बताने को बता सकता हूँ कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n लिखा हुआ है, और साथ में लिखा हुआ है b इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n, तो इसका मतलब हो जाएगा a इज कॉन्ग्रुएंट टू c मॉड n। ठीक है, ये होता है ट्रांजिटिव का मतलब। चलो डीप में चले जाते हैं, ये होता है इसका मतलब, है ना, कि अगर a कॉन्ग्रुएंट टू है b मॉड n को, मतलब कि n डिवाइड करता है a से जब b माइनस करते हैं। b कॉन्ग्रुएंट है c मॉड n के, तो मतलब क्या हुआ कि जब n को डिवाइड करेंगे b माइनस c से, तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। तो अपने आप ही अगर ये दोनों चीज़ें फॉलो हो रही हैं, तो तीसरी भी फॉलो होगी ही होगी, ये हमको पता है, ये प्रूव्ड है। ठीक है, इसमें हमको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये होती है ट्रांजिटिविटी, कि a रिलेटेड टू b है तो b रिलेटेड टू c, और c रिलेटेड टू a। अब रिफ्लेक्सिविटी क्या होती है कि अगर मैं लिख दूं a कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड n, तो ये भी बिल्कुल सही बात है, a दोनों जगह लिख दिया। अब क्या होगा? a माइनस से कितना होता है? 0। तो मैं बोलूंगा m डिवाइड्स a माइनस से, तो सही बात है ना? 0 अपॉन m तो लिख ही सकता हूं मैं, और 0 अपॉन m लिखूंगा तो उसका आंसर 0 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा कौन सा रिलेशन हो जाता है? इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो इसकी मेन हम डिफिनेशन लिख देते हैं एक बार फिर से, कि अगर लिखा है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, या m लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ है तो b मॉड m, तो इसको हम क्या लिखेंगे? m डिवाइड्स, ये डिवाइड्स का साइन होता है, ये किसका साइन है? डिवाइड्स का। मतलब ये पूरा पूरा भाग चला जाएगा, m से डिवाइड करोगे तो किसको? a माइनस बी। ये होती है डिफिनेशन। इसको हम लिखते हैं इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब होता है वाइस वर्सा, है ना, कि अगर ये है तो ये होगा, और ये है तो ये होगा, दोनों तरीके से। ठीक है, चलो अब प्रॉपर्टीज देख लो इसकी। ठीक है, प्रॉपर्टीज क्या क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। रिफ्लेक्सिव होता है, अभी बता दिया। सिमेट्रिक होता है, ट्रांजिटिव होता है, ये वाला भी बता दिया मैंने आपको। एडिशन, एडिशन का देख लो, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का देख लो, तो सीधा सीधा सा सिंपल सा है। देखो, अगर मेरे पास दो चीज़ें हैं, ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, और दूसरा है सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम, ये मॉड एम सेम होना चाहिए, है ना, दोनों जगह। डिवाइड हम एक ही नंबर से कर रहे हैं, तो जब ऐसा होगा तो हम इसको कैसा लिख सकते हैं? दोनों को अगर ऐड कर दे तो ए प्लस सी कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी मॉड एम हो जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी, और राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। ऐसा ही माइनस में भी होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में अब इसमें प्लस माइनस में दोनों जगह लगा सकता हूँ। ठीक है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस करना चाहूँ तो माइनस भी कर सकता हूँ। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि अगर हमारे पास दिया है ए कॉन्ग्रुएंट टू बी मॉड एम, और दूसरा दिया हुआ है सी कॉन्ग्रुएंट टू डी मॉड एम, दोनों जगह एम सेम होना चाहिए, एक ही नंबर से आप डिवाइड कर रहे हो, तो जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो लेफ्ट हैंड का लेफ्ट हैंड से ए सी बी डी मॉड एम हो जाएगा। ठीक है, चलो ये हो गई प्रॉपर्टीज। एक दो प्रॉपर्टीज और बताता हूँ, देखो मजेदार प्रॉपर्टीज बताता हूँ। एक प्रॉपर्टी ये होती है इसकी कि अगर हमारे पास दिया है a कॉन्ग्रुएंट टू b मॉड n, तो अगर मैं मुझे k का मल्टीप्लाई करना है दोनों तरफ, तो मैं k का मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये हो जाएगा k b मॉड n। क्लियर है ये चीज? सिमिलरली अगर मुझे पावर चढ़ानी है, a की पावर k इधर चढ़ाया मैं, तो a की b की भी पावर k चढ़ जाएगी, और आंसर वही रहेगा। ठीक है, तो मैं ये काम भी कर सकता हूँ।
ठीक है, पावर हटानी है तो भी कर सकता हूँ, लेकिन इसका उल्टा नहीं आ सकता मैं, है ना। आप जस्ट डायरेक्टली ऐसे के ए अगर आपको पहले दे हुआ है, दे रखा है के बी मॉड एन, ये पहले से दिया है, ठीक है, यहाँ से हमने ये इम्प्लाई किया है, लेकिन ये है तो इसको आप डायरेक्टली ये इम्प्लाई करके नहीं लिख सकते हो कि ए इज डायरेक्टली टू बी मॉड एन। ये केवल कब पॉसिबल है, आप ऐसे कट कर दो कि भाई के से के कट गया, ये नहीं कर सकते डायरेक्टली। आप मल्टीप्लाई तो कर सकते हो बट कैंसिल आउट नहीं कर सकते डायरेक्टली। कैंसिल आउट केवल कब होगा, जब हमारा जो बी है और ए है, सॉरी बी और एन के साथ में जो जी सी डी है वो कितना होगा, 1 होगा। तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, के जो हमेशा काम आएगा, इन जनरल ये नहीं होता है, तो के बी मॉड एन ये केवल तब होगा कि हमने कैंसिल कर दिया कि लो कैंसिल कर दिया, कैसे के कैंसिल कर दिया। अब इसमें यहाँ एन की जगह आ जाएगा एन अपॉन जी सी डी ऑफ एन कॉमा बी, इससे डिवाइड कर दोगे तो अगर पहले से को प्राइम है तो अपने आप सब सही लिखा हुआ है, डायरेक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अगर एन और बी है को प्राइम है तो मतलब जीसीडी उनका कितना है, 1 है, तो जीसीडी 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो एन आ जाएगा, मतलब डायरेक्टली आपने के से के कैंसिल कर दिया है और बचा कितना, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉड्यूलो एन, इतना बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले फॉर्म पे हम लेके ज़्यादा चलेंगे। क्लियर है ये चीज़। चलो, ये कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं मॉड्यूलो की, इनको बढ़िया अच्छे से देख लें, पढ़ लें कि भाई कैसे कर सकते हैं, इनका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब इनका यूज़ पहले तो होता था यूनिट डिजिट निकालने में। यूनिट डिजिट निकालने में कैसे यूज़ होता है सबसे ज़्यादा फास्ट, कि अगर मैंने लिखा है 2 की पावर 368, या ऐसा लिख लो 2 की पावर 100 का यूनिट डिजिट निकालो, का यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट निकालना है इसका, ठीक है। तो जब हमको इसका यूनिट डिजिट निकालना तो हम क्या करेंगे, हमको क्या पता है, जब भी यूनिट डिजिट निकालना हो तो हम क्या लेते हैं, मॉड 10 लेते हैं। क्या लेते हैं बच्चों, मॉड 10 यूनिट डिजिट के लिए, ठीक है। इसको मैं एक बक्से में लिख देता हूँ। और जब मुझे लास्ट 2 डिजिट्स निकालने हो, लास्ट 2 डिजिट निकालने हो तो मैं क्या करता हूँ, लास्ट में मॉड 100 ले लेता हूँ। और अगर मुझे लास्ट 3 डिजिट लगाने हैं, अब आपको समझ में आ रहा है कि बात कहाँ जा रही है, आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर मुझे लास्ट 3 डिजिट लेने हैं तो मैं क्या लूँगा, मॉड्यूलो 1000, ठीक है। इस तरीके से ये कहानी चलती है, ठीक है। अब अगर मुझे 2 की पावर 100 का निकालना है तो मॉड्यूलो 10, तो सबसे पहले मैं 2 से स्टार्ट करूंगा। तो चलो अब देखते हैं 2 की पावर 100 का यूनिट डिजिट निकालना है तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, मॉड 10 से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 10। ये क्यों लिखा सर, अरे सीधी सी बात है, अगर मैं 2 को 10 से डिवाइड करूंगा तो 0 टाइम जाएगा, 0 टाइम जाएगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2 ही बचेगा, क्योंकि जाएगा ही नहीं ना, एक बार भी भाग नहीं जा रहा है, एक बार भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, तो 2 बचेगा। फिर मैं अगर 2 की पावर 2 लेता हूँ तो ये कितना हो जाएगा, 4 मॉड्यूलो 10, ठीक है, 4 बचेगा, क्योंकि 4 को आप डिवाइड करोगे 10 से तो फिर 0 टाइम जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 की पावर 3 लोगे तो कितना आ जाएगा, 8 मॉड्यूलो 10। अब जब 2 की पावर 4 में जाएंगे बच्चों तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे बचेगा 6 मॉड 10, ठीक है, 6 मॉड 10। अब 6 मॉड 10 का मतलब क्या होता है, 6 क्यों लिया, क्योंकि अब देखो जब 2 की पावर 4 जाएंगे तो 16 जाएगा, तो बच्चे बोलेंगे सर यहाँ 16 क्यों नहीं लिखा, तो देखो ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर हमेशा जो हम जिस चीज़ से डिवाइड कर रहे हैं ना उससे क्या होगा, कम होगा, उससे हमेशा क्या होगा, कम होगा। क्योंकि अगर 16 है, अगर मेरा रिमाइंडर 16 बच रहा है तो इसका मतलब मैं अगर 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, ये देखो 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, यहाँ रिमाइंडर 16 बच रहा है, तो मैं 10 से अगर डिवाइड करूँगा तो एक बार और चला जाएगा ना 10 से बच्चों, तो रिमाइंडर 6 बचेगा, तो एक बार और डिवाइड कर दूंगा, तो इसलिए यहाँ पे रिमाइंडर कितना रहेगा, 6 रहेगा। ऐसा समझो कि ये नंबर हमेशा इस नंबर से छोटा ही होगा, ठीक है। अब 2 की पावर 4 आ गई, अब 2 की पावर 5 पे जाएंगे तो हमको क्या पता है कितना होता है, 32, 32 मतलब 2 मॉड 10, मतलब फिर से 5 के बाद ये क्या होने लगा, रिपीट होने लगा, 4 तक गया, 5 के लिए रिपीट होने लगा, ठीक है। तो जब रिपीट होने लगा तो इसका हम फायदा उठाएंगे, क्या होगा, ऐसा समझो कि 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 मॉड 10 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे हम 2 की पावर 4 के ऊपर 25 लगा देंगे, ठीक है। 25 लगाने से यहाँ कितना बचेगा आपका, 6 की पावर 25 मॉड 10। अब देखो 6 की पावर कितनी भी लगाओ आप, ठीक है, ये फैक्ट है कि आप 6 की पावर कितनी भी बड़ी कर दो, आपका जो आंसर है, आपका जो यूनिट डिजिट है वो हमेशा कितना आएगा, 6 आएगा। 6 की पावर 1 कितना होता है, 6 होता है। 6 की पावर 2 कितना होता है, 36 होता है, तो उसका भी यूनिट डिजिट 6 है। फिर 216 उसका भी यूनिट डिजिट 6 है। इस तरीके से हम चलते चले जाते हैं, ठीक है। तो 6 की पावर 25 है, इसका भी यूनिट डिजिट कितना होगा, 2 की पावर 100 डिवाइडेड बाय कितना बचेगा, 6 मॉड 10,
तो इस तरीके से मैंने इतनी बड़ी पावर का बड़ी आसानी से क्या निकाल लिया, यूनिट डिजिट निकाल लिया। तो यूनिट डिजिट, इसको लिखने का तरीका, यूनिट डिजिट ऑफ 2 to the power 100 इज 6। ठीक है, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम 4 का पैटर्न बनाते हैं बेसिकली। 3 में भी जो है तो तीन 3 की भी जो पावर्स होती है ना, तो आप खुद देखो ये पैटर्न बनता है। 3 की पावर 1 कितना आएगा, 3 आएगा। 3 की पावर 2 कितना आएगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा। 3 की पावर 3 कितना आएगा, यूनिट डिजिट 7 आएगा। और 3 की पावर 4 कितना आएगा, 81 यानी 1 आएगा। और 3 की पावर 5 जैसे जाओगे तो फिर 3 आ जाएगा। 3 की पावर 6 जैसे जाओगे तो फिर 9 आ जाएगा। 3 की पावर 7 जाओगे तो फिर 7 आ जाएगा। और फिर 3 की पावर 8 जाओगे तो फिर 1 है। तो मुझे दिख रहा है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिपीटेड साइकिल है इसका हम फायदा उठाते हैं। जहां पे भी रिपीट हो रहा होता है ना, वहां पे हम ले जाके रोक देते हैं और उसमें दोनों तरफ वो कर देते हैं, पावर चढ़ा देते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो हम इस तरीके से अलग अलग भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा और क्वेश्चन करते हैं। हम्म, जैसे मैं बोलूँ कि 3 का ही ले लेते हैं, क्या ना एग्जाम्पल। 3 की पावर 81, चलो 3 की पावर 81 का यूनिट डिजिट निकालना है, का यूनिट डिजिट। ठीक है, क्या होगा। अब इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है, तो हम क्या करेंगे, वही सेम कहानी। मॉड 10 लेना है, तो मॉड 10 तो इधर रहेगा ही। अब डिवाइड करेंगे तो पहले कितना आएगा बच्चों, 3 बचेगा। फिर 3 की पावर 2 लेंगे तो कितना आएगा, 9 मॉड 10 आएगा। 3 की पावर 3 लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 7 मॉड 10 आएगा। और 3 की पावर 4 लेंगे तो आ जाएगा 1 मॉड 10। अब जैसे ही हमारे पास बचा 1 मॉड 10, तो हम इसका फ़ायदा उठाएंगे। हमको 81 तक जाना है, तो 81 को आप क्या करो, 4 से डिवाइड करो, या फिर आप ऐसा समझो कि 81 को मुझे इस फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जिसमें 4 भी इंटू में हो, 4 इंटू समथिंग प्लस समथिंग। ठीक है, ऐसे लिखना है। तो मैं अगर 3 को 80 तो 4, हाँ 20 टाइम्स तो पूरा चला जाएगा। तो मैं इसमें दोनों तरफ क्या कर दूंगा, 3 की पावर 4 की पावर 20 कर दूंगा, 80 तक तो पहुंच जाऊंगा ना। ये कितना हो जाएगा, 1 की पावर 20 मॉड 10। अब 1 की पावर 20 आपको पता है 1 ही आएगा यूनिट डिजिट। और इधर क्या हो जाएगा हमारा, 3 की पावर 80 अगर हम कर रहे हैं तो उसका यूनिट डिजिट तो 1 आ रहा है, मॉड 10। अब क्या होगा, एक सेम नंबर में दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। प्रॉपर्टी पढ़ाई थी अभी, के इज कॉन्ग्रुएंट टू के बी मॉड्यूलो एम। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 80 तक चला गया हूँ, मुझे एक 3 और चाहिए। पावर ऐड होती है, हमको ये पता है। तो 3 की पावर 80 में मैं 3 का मल्टीप्लाई इधर करूंगा, तो मैं 3 का मल्टीप्लाई इधर भी करूंगा 1 में, तो कितना बचेगा, मॉड 10। ठीक है, अब ये 3 की पावर, इसको मैं क्या लिख दूंगा, 3 की पावर 81 कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड्यूलो 10। इसका मतलब 3 की पावर 81 का यूनिट डिजिट क्या है बच्चों, 3 की पावर 81 का यूनिट डिजिट 3 है। ठीक है, ऐसा समझो। ठीक है, तो इस तरीके ये क्वेश्चंस हैं। और भी कुछ आपको क्वेश्चंस आते हैं और हार्ड मिलते हैं क्वेश्चंस, तो आप बताएं नहीं मुझे। ऐसा ऐसा ही पूछ सकता है, देखो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर आपसे पूछ दे 3 की पावर 682। ठीक है, अब 682 में घबराने की बात नहीं कि अरे ये क्या पूछ दिया। आपको वही करना है, 4 से डिवाइड करना है। कोने में जाओ, रफ कॉपी के 6 से डिवाइड करो 4 से, तो 17 4 जा तो 68 पूरा चला जाएगा, है ना। 17 9 तो पूरा चला जाएगा, बचेगा 2, है ना। 2 बचेगा, सही तो किया ना। 17 4 जा 68, तो 68। हम्म, ठीक है। तो इस तरह के नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 170 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा, 680 प्लस 2। ठीक है, ये लिख देते हैं। ये सेम चीज़ लिखी हुई है, क्योंकि आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 17 चौको 68, 680 प्लस 2। अब हमको इसको लिख रहने देते हैं। हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हमको पता है 3 3 मॉड्यूलो 10, 3 कॉन्ग्रुएंट 9, 3 स्क्वायर यहाँ लिखना, मॉड्यूलो 10, 3 की पावर 3 कॉन्ग्रुएंट 7 मॉड्यूलो 10, 3 की पावर 4 1 मॉड्यूलो 10। ठीक है, अब 3 की पावर 4 में मैं 170 पावर चढ़ा दूँ, कोई दिक्कत नहीं। और 1 की पावर मैं कितना चढ़ा दूँ, 170 चढ़ा दूँ, दोनों तरफ चढ़ाना पड़ेगा मुझे पावर, मॉड 10। अब ये हो जाएगा 3 की पावर 680, और ये कितना बचेगा बच्चों, 1 मॉड 10। मतलब इस नंबर का 3 की पावर 680 का तो यूनिट डिजिट 1 है।
अब 1 है और मुझे कहाँ जाना है, 2 बार और जाना है, तो मैं दोनों तरफ 3 की पावर 680 इंटू 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा और 1 इंटू 3 स्क्वायर का मल्टीप्लाई इधर भी करूँगा। तो करते ही मेरे पास आ जाएगा 3 की पावर 682 को अगर मैं 10 से डिवाइड करता हूँ तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9 इंटू 1 9। तो मुझे कितना मिल जाएगा, यूनिट डिजिट के तौर पे 9 मिल जाएगा। तो कितनी भी बड़ी पावर हो, कितनी भी बड़ी पावर हो, कैसा भी पूछा हो, आप हर बार कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो की मदद से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं। ऐसे अगर तो 2 डिजिट्स भी निकाल, ठीक है। तो इस तरीके से हम जितना भी हमारे पास यूनिट डिजिट निकालने का होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। लास्ट 2 डिजिट्स भी हम निकाल सकते हैं वैसे तो, लेकिन क्वेश्चन में एग्जाम में हमेशा यूनिट डिजिट का ही पूछता है। अब आती है बात CRT, चाइनीज़ रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। ये बड़ी ही मज़ेदार थ्योरम है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखे हैं टीचिंग एग्जाम्स में जिसमें डिस्क्रिप्टिव होता है तो उसमें इससे ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है, ये थ्योरम क्या कहती है, ऐसा समझो, ये थ्योरम ऐसा कहती है कि अगर आपके पास 2 नंबर है, ठीक है, हमने बोला A इज़ कॉन्ग्रुएंट टू B मॉड M और यही A जो है ये कॉन्ग्रुएंट है C मॉड N से, ठीक है। ये दोनों सेम है, ठीक है। अब ये दोनों चीज़ें कह रहे हैं कि भैया A कॉन्ग्रुएंट B मॉड M, मतलब ये दोनों सेम है ना। A को मैंने इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ A, मतलब A को मैं जब M से डिवाइड करता हूँ तो B रिमाइंडर बचता है सर, और जब मैं A को N से डिवाइड करता हूँ तो C बचता है, ठीक है। और अगर इस चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में अगर M और N, इफ M एंड N आर को प्राइम का मतलब इनके बीच का GCD यानी HCF कितना हो 1, आर को प्राइम, देन देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये कहते हैं कि अगर को प्राइम है M और N तो यहाँ पे क्या करता है, एक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है हमेशा, ठीक है। तो हम ये चेक करेंगे, और को प्राइम नहीं है तो भी होता है उसका फॉर्मूला, है ना, उसको हम कहते हैं चाइनीज डेंसिटी थ्योरम। क्या कहलाता है, ये सिलेबस में नहीं लिखा हुआ था बट मैंने कहा जाने ना पाए, चाइनीज डेंसिटी थ्योरम, ठीक है। तो जब चाइनीज रिमाइंडर डेंसिटी थ्योरम होती है तो उसमें अगर जीसीडी नहीं है ना तो हम पहले उसको सॉल्व कर लेते हैं, जीसीडी उसका निकाल लेते हैं, ठीक है। तो चाइनीज डेंसिटी थ्योरम के भी एक क्वेश्चन तो है शायद, है ना, अपने पास, तो उसका भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब इसका प्रूफ देख लेते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस, लेट m इक्वल्स टू M1 M2 Mk एंड Mi इक्वल्स टू Mi फॉर ईच i, ठीक है। अब m की जो वैल्यू है, कोई एक m नंबर आपने लिया है, अच्छा पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, लेट M1 M2 Mk बी पेयर वाइज को प्राइम मॉड्यूली, है ना, पेयर वाइज को प्राइम, ये सबसे बड़ी चीज है। मॉड्यूलाई जीसीडी दोनों के बीच में कितना है 1, को प्राइम है। देन द सिस्टम x इक्वल्स टू, अब x को मैंने किसके फॉर्म में लिखा, M1 से डिवाइड किया तो कितना बचा A1, और x को ही मैंने M2 से डिवाइड किया तो कितना बचा A2 बचा, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो x इक्वल्स टू, अच्छा ऐसे बहुत सारे हैं तो इनका यूनिक सोल्यूशन होगा, और वो क्या होगा, उसका मॉड्यूलो m होगा, जिसकी m की वैल्यू क्या, M1 M2 इन सबको मल्टीप्लाई कर दो। मतलब जो मैंने यहाँ पे बताया इसके हिसाब से जो इसका सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा कि एक नंबर आएगा a इज, ऐसा समझो कि यहाँ पे मैं क्या नंबर ले लूँ, कोई सॉल्यूशन आएगा और वो जो होगा वो क्या होगा, मॉड्यूलो mn होगा, ऐसा लिख लो, b की जगह k लिख लो, k कोई नया नंबर, ऐसा ऐसा एक इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा जिसमें m और n को हम मल्टीप्लाई करके निकाल रहे होंगे, ठीक है। अब इसकी 2 मेथड्स होती हैं, एक होता है कि आप इन्वर्स निकाल लो, ठीक है। इन्वर्स क्या कहलाता है, अब मैं बता दूंगा, वैल्यू जब पुट करते हैं हम तो जो उसको सेटिस्फाई करती है वो इन्वर्स कहलाता है ना। और दूसरी मेथड मैं बता रहा हूँ तो वो वाली देखना, ठीक है। चलो अब जैसे ये देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो कैसे करेंगे इसको, x 2 mod 3 लिख लो और x 3 mod 5 और x कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 7, ये सिस्टम लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब पहले मैंने ये चेक किया कि 3 5 और 7 आपस में को प्राइम है क्या, तो है बच्चों। अगर आपस में को प्राइम है तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम सीधा सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले वाले से स्टार्ट करेंगे या आप नीचे वाले से भी स्टार्ट करें, किसी भी एक को लेकर स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन यहाँ जैसे सबसे ऊपर में पहले वाला लिखा तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ। तो पहले स्टार्ट कैसे करूँगा मैं, कि इसका मतलब क्या हुआ, इस डब्बे में जो लिखा है इसका मतलब होता है, मैंने बताया था डिफिनेशन से, 3 डिवाइड्स x माइनस 2, 3 जो है x माइनस 2 से पूरी तरीके से डिवाइड करता है 3। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ इसको, x माइनस 2 इक्वल्स टू 3 के,
लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया मैंने बताया अगर 3 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है तो 3 के बाद इसको 3 को नीचे लाओगे तो एक इंटीजर बचेगा जो कि k है। k क्या है यहाँ पे? k क्या है? एक इंटीजर है, ये बचेगा। अब ये चीज़ मैंने लिख ली, ठीक है, x माइनस टू इक्वल्स टू 3k, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? 3k प्लस 2। जो x की वैल्यू आई है वो मैं उठा के पटकूंगा दूसरे वाले में। अब मैं आ गया दूसरे वाले में, ठीक है। दूसरे वाले में x की वैल्यू रखूंगा तो क्या आएगा? 3k प्लस 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 5, ठीक है। ये लिख दिया मैंने x की वैल्यू ऊपर वाले से निकाल के। अब यहाँ पे मैं k की वैल्यू निकालने की कोशिश करूंगा और जो आएगी वो तीसरे वाले में रखूंगा। तो यहाँ तो अभी 3k प्लस 2 है ना बच्चों, तो इसको k बनाना पड़ेगा। k अकेले छोड़ना है, हमेशा याद रखना। अब वो छोड़ने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा, तो ध्यान से देखना दिमाग कैसे लगाना है। मैं जो बता रहा हूँ उनको ध्यान सुनना है ना, बिल्कुल एकदम आइज ऑन द स्क्रीन, और ध्यान सुनना, कान खुले रखना। ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों तरफ मैं 2 से माइनस कर दूंगा, तो बचेगा 3k कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 5। अब ये बताओ k की, अब यहाँ पे देखो ये 1 बच रहा है, ठीक है, और इस 3 को मैं सीधा डिवाइड तो कर नहीं सकता, तो मैं कैसे चेक करूंगा? मुझे ये पता है कि अगर मैं यहाँ 3 की जगह k की जगह 1 रख के देखो पहले, तो 3 इंटू 1 कितना आता है? 3 आता है। तो 3 इज 1 मॉड 5, क्या ये सही है? क्या अगर आप 5 को डिवाइड करोगे 3 से तो 1 रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। रिमाइंडर क्या बचेगा? 3 बचेगा। तो यहाँ तो 3 होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। मतलब k की वैल्यू हम 1 नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं k की वैल्यू 2 रखता हूँ, k की वैल्यू 2 रखता हूँ, तो 3 2 जा कितना होगा? 6। 6 इज 1 मॉड 5। तो क्या 6 को मैं जब 5 से डिवाइड करूंगा तो 1 रिमाइंडर नहीं बचेगा? बचेगा ना। तो 1 अगर रिमाइंडर बच रहा है 6 को 5 से डिवाइड करने पर, तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। अब इसको हम लिखते कैसे? इसको हम लिखते कैसे हैं? और सबसे छोटा लेना है। ऐसे के तो और बड़े नंबर मिल जाएंगे, और ऐसे नंबर मिलेंगे जिसमें 5 से डिवाइड करने पे 1 बचेगा, लेकिन हमको सबसे छोटा लेना, तो 6 है वो। और जब सबसे छोटा 6 है तो कब आ रहा है? जब k की वैल्यू 2 रख रहे हैं। तो इसको ऐसा लिख दिया करो, k इसको इज इक्वल्स टू मान लो बस एक बार, पूरे उसमें कॉन्ग्रुएंस को इक्वल टू नहीं मान, लेकिन यहाँ पे मान लो k इज इक्वल्स टू 2 लिख दो ऐसा, क्योंकि यहाँ पे k की वैल्यू 2 रखी थी, तो अपने आप आ जाएगा 2 मॉड 5, ये आ गया, ठीक है। अब ये हमारी k की फॉर्म में आ गई वैल्यू, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 5 डिवाइड्स k माइनस 2, और 5 अगर k माइनस 2 को डिवाइड करता है मतलब k माइनस 2 इक्वल्स टू 5t, ये ले लिया मैंने। तब तो भैया बताया था कि भी इंटीजर बचेगा। अब यहाँ से k की वैल्यू निकाली, कितनी आई? 5t प्लस 2, ठीक है। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी रखनी है? x की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे तो k है, तो पहले k की वैल्यू कहाँ रख दो आप? x वाले फॉर्म में, यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे दो, इसको 2 दे दो, यहाँ से उठा के वैल्यू यहाँ फेंको, है ना। हमारे पास क्या था? x इक्वल्स टू 3k प्लस 2, और k की वैल्यू क्या आई मेरी अभी अभी? 5t प्लस 2। यस, राइट राइट राइट, तो बेस्तो फ्रेंडो 5t2 प्लस 2। अब k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यही तो तरीका है, क्योंकि हमको अल्टीमेटली वैल्यू वही रखनी है। यहाँ पे ये इक्वल्स टू है, ठीक है। ये जो इक्वेशन बन रही है ये इक्वल्स टू है, क्योंकि ये मैंने कैसे निकाली है? ये ऐसे निकाली है, x डिवाइड्स b माइनस से, इस वाले फॉर्म से। ये कॉन्ग्रुएंस रिलेशन नहीं चल रहा है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ का। 5, ठीक है ना। तो x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 3 इंटू के की वैल्यू रखो 5t प्लस 2 प्लस 2, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 15t प्लस 3 2 ज़ा 6 प्लस 2, तो कितना आ जाएगा? x इक्वल्स टू 15t प्लस 8, ठीक है। अब इस x की वैल्यू पुट कर दो, किसमें? तीसरे वाले में। क्या है? 2 मॉड 7 है। कितना है? 2 मॉड 7। तो 2 मॉड 7 है तो लिख दो 15t प्लस 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड 7। अब फिर वही बात, अब हमको कैसे वैल्यू चाहिए? टी के फॉर्म में चाहिए, और यहाँ पे तो इतना सब कुछ है, तो पहले माइनस करो, तो कितना होगा? 15t, 8 दोनों जगह से माइनस करोगे तो 2 माइनस 8 कितना आ जाएगा? -6 मॉड 7। अब अगर एक बात आपको पता होगा कि अगर रिमाइंडर -6 बच रहा है 7 से डिवाइड करने में, तो इसका मतलब 1 भी बन रहा है रिमाइंडर, है ना। आपको ऐसा समझा देता हूँ कि अगर मैंने 7 को 13 से डिवाइड किया तो 7 1 टाइम गया, ठीक है, पूरा का पूरा, तो कितना बच रहा है? 6। मतलब क्या हो रहा है कि अगर मैं 13 में से 6 क्या कर देता? माइनस कर देता, तो 7 पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाता। सही बात है, 13 में से 6 माइनस करोगे बचेगा 7, और 7 आपका पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है। लेकिन दूसरा तरीका होता है, इसका रिमाइंडर हम -1 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर 1 ऐड कर दोगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दोनों मिलके बनाएंगे 7, है ना। तो अगर -6 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 हो गया, और -1 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री 6 हो गया, और प्लस का 6 आ रहा है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री -1 हो गया, ठीक है। क्योंकि ये मिलके क्या बनाते हैं बच्चों? 7 बनाते हैं।
ठीक है, तो अगर मैं इसमें +1 कर दूंगा, मतलब कि मैं इसमें किसकी, देखो यहाँ पे कितना बच रहा है 6, मतलब क्या होता है +6 का मतलब 6 ज़्यादा है, रिमाइंडर 6 बच रहा है, मतलब 6 ज़्यादा है नंबर से, तो 6 आप माइनस करके उसको डिविजिबल बना सकते हो। और इसका मतलब क्या होता है साथ में कि -1 हो आप, मतलब कि -1 मैंने बोला इसका रिमाइंडर -1 है, इस फॉर्म में लिख दिया, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एक पीछे हो, एक पीछे हो, 6 तो चले आए आप, 6 ज़्यादा है तो, लेकिन एक अगर आप कम हो, मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ कि 6 तो चले आए, अगर एक और जोड़ दोगे तो अपने आप 7 पूरा हो जाएगा, और 7 पूरा हो जाएगा तो एक बार और डिवाइड हो जाएगा, तो आप एक जोड़ोगे तो 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा तो 7 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा। क्लियर है ये चीज़? ठीक है, आई होप समझ में आई होगी। तो ये -6 है, तो इसको जो है तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा बच्चों, अगर ये माइनस में है तो 1 mod 7 कितना हो जाएगा, 1 mod 7। अब देखो यहाँ 15 है, सही लिखा ना, हाँ। अब यहाँ पे 15 है तो मैं 15 से डिवाइड तो कर नहीं सकता, लेकिन अगर मैं यहाँ 1 रखूँ तो 7 से डिवाइड करने पे क्या 1 बचता है, देखो हाँ, बोलो हाँ, बचता है ना, क्योंकि अगर 1 रखूंगा तो मैं लिख सकता हूँ ना 15 1 मॉड्यूलो 7, क्योंकि जब 7 को डिवाइड करोगे आप, 15 को डिवाइड करोगे 7 से तो 7 दूनी 14, 2 बार पूरा चला जाएगा और बचेगा 1, तो ये सही हो रहा, मतलब टी की वैल्यू क्या रख रहे हैं 1, तो हम क्या लिखेंगे इसको, टी इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 7। ठीक है, अब जब टी की वैल्यू आ गई तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 डिवाइड्स टी माइनस 1, और 7 डिवाइड्स टी माइनस 1 मतलब कि 7 इक्वल्स टू, सॉरी टी माइनस 1 इक्वल्स टू 7p, और यहाँ से t इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 7p प्लस 1। अब ये जो t की वैल्यू आई है वो x के इसमें लिख दो, तो लिखो चलो x इक्वल्स टू 15 इंटू 7p प्लस 1 प्लस 8, तो यहाँ से क्या आ जाएगी x की वैल्यू 105p प्लस 15 एकम 15 प्लस 8। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा x इक्वल्स टू 105 p प्लस 15 8 15 8 23। ठीक है, तो ये आ गई हमारी x की वैल्यू। अब इसका मतलब क्या है सर, ठीक है, क्योंकि उसको तो सॉल्व करने को बोला था, तो सॉल्व करने का आंसर जो स्मॉलेस्ट आंसर कहलाता है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, अगर डिस्क्रिप्टिव में आता है तो स्मॉलेस्ट आंसर इसका क्या होगा, p की वैल्यू 0 रख दो तो x कितना आ जाएगा 23, कितना आ जाएगा 23। ठीक है, x वैल्यू कितनी आ गई 23। अच्छा, इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि देखो 105 बार तो पूरा का पूरा डिवाइड जा रहा है और रिमाइंडर कितना बच रहा है 23। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा, p इज 105, नहीं 23 मॉड्यूलो 105, p नहीं आया x आएगा, ऐसा भी लिख सकता हूँ। ठीक है, मतलब कि जब हम 105 से डिवाइड करते हैं तो x को तो कितना बचेगा 23 बचेगा, तो ये इसका सॉल्यूशन है, इसका स्मॉलेस्ट आंसर ये है। ठीक है, अच्छा, और जो आपकी चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है वो भी यही कहती है ना कि आपके पास जितने मॉड्यूलर सिस्टम में दिए हैं उन सबका आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। तो आप खुद देखें जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है ये देखें, क्वेश्चन में अगर मैं 3 और 5 और 7 का मल्टीप्लाई करूंगा तो अपने आप 105 आएगा। अच्छा, और चेक करने का दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका देखो, दूसरा तरीका चेक करने का, एक्स वैल्यू रखो कितनी आई थी हमारी 23 स्मॉलेस्ट, तो क्या 23 2 मॉड 3 है, सही है कि नहीं है ये देखो, साथ में देखो 23 3 मॉड 5 क्या सही है कि नहीं है ये देखो, और 23 कॉन्ग्रुएंट 2 मॉड 7 सही है कि नहीं देखो। अब देखो कैसे कि आपने 23 को 3 से डिवाइड किया तो कितने टाइम चला जाएगा 21, 7 टाइम्स पूरा जाएगा, बचेगा कितना रिमाइंडर 2, मतलब सही है। 5 को डिवाइड करोगे 23 से तो क्या 3 रिमाइंडर बचेगा, यस सर। 7 को डिवाइड करोगे 23 से तो क्या 2 बचेगा, यस सर। तो मतलब 23 हमारा सही आंसर हो गया। इसके अलावा भी बड़े आंसर्स बहुत सारे मिल जाएंगे हमको, लेकिन उसमें से सबसे छोटा आंसर क्या होगा 23। 23 ऐसा नंबर है जो कि तीनों के तीनों से डिवाइड देने पे 3 से डिवाइड होने पे 2 दे रहा है, 5 से डिवाइड होने पे 3 दे रहा है, और 7 से डिवाइड करने पे 2 दे रहा है। क्लियर है चीज़? चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ढेर सारे क्वेश्चन करने। चलो अब ये आ गया x इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉड 8, x कॉन्ग्रुएंट, अब देखो कोई बात नहीं, ऊपर वाले से स्टार्ट करते हैं। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 8 डिवाइड्स x माइनस 3, और इसका मतलब क्या हो जाएगा x माइनस 3 इक्वल्स टू 8k, और इस यहाँ से हम क्या करेंगे कि x की वैल्यू निकाल लेंगे, कितनी आ जाएगी 8k प्लस 3। अब इसमें k t p जिसकी वैल्यू आएंगी लास्ट तक रखते जाएंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी। अब इसकी वैल्यू उठा कहाँ रखेंगे, दूसरे वाले में रख दो, 8k प्लस 3 कॉन्ग्रुएंट 5 मॉड 9। ठीक है, हाँ सही। अब देखो यहाँ 5 है यहाँ 3 है, दोनों तरफ माइनस कर दो तो कितना बचेगा 8k कॉन्ग्रुएंट 2 2 मॉड 9। अब क्या होगा
सीधा सीधा डिवाइड तो कर नहीं सकते 2 से, लेकिन हाँ 2 और 9 के बीच में जीसीडी 1 है। कितना है जीसीडी 1 है 2 और 9 के बीच में। तो 2 और 9 के बीच में अगर जीसीडी 1 है तो मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो बचेगा 4 के 1 मॉड 9। ठीक है, अब जो है तो मैं कैंसिल कर सकता हूँ, मैं अभी ये प्रॉपर्टीज बता दी है। ठीक है, अब देखो 4 को इधर तो मैं ले नहीं जा सकता, तो मैं क्या रखूंगा वैल्यू रख के, अगर मैं कितना रखता हूँ 2 रखता हूँ, 4 1 ज़ा 4 तो होगा नहीं, 4 बचेगा यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 आएगा और डिवाइड करूंगा तो 8 ही बचेगा, 4 3 ज़ा 12 तो 9 से डिवाइड करने पे एक बार जाएगा, 3 बचेगा रिमाइंडर, 4 4 ज़ा 16, नहीं गलत, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20 तो 2 बच रहा है 9 से डिवाइड करने पे, क्योंकि 20 को डिवाइड करूंगा तो 4 6 ज़ा 24 गलत है ना, क्योंकि फिर भी बचेगा 4 6 जा के बाद 4, नहीं सॉरी, हाँ 4 7 ज़ा 28, 28। देखो के की वैल्यू जैसे ही 7 रखोगे तो 28 आएगा और 9 से डिवाइड करने में 27 बार पूरा चला जाएगा 27 में और एक बचेगा। तो के की वैल्यू क्या रखने पे आ रही सही, हमारा 7 रखने पे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, के इज, यही इन्वर्स कहलाता है, 1 का इन्वर्स 7 कहलाएगा। ठीक है, इसी को इन्वर्स भी कहलाता है। ठीक है, ये आ गया 7 मॉड 9। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, कि 9 डिवाइड्स के माइनस 7 डेफिनेशन से, और अगर डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब होगा के माइनस 7 जो है वो मल्टीपल होगा। अब यहाँ पे के ले चुके हो ना तो पी ले लो, चलो पी ले लिया। अब यहाँ से वैल्यू निकालो के की, कितनी आ जाएगी 9p प्लस 7। के की वैल्यू उठा के रखो क्योंकि एक्स में चाहिए, यहाँ पे रखो, क्या आ जाएगा x इक्वल्स टू 8 इंटू 9p प्लस 7 प्लस 3। अब आ जाएगी x की वैल्यू क्या है यहाँ से, 9 8 ज़ा 72p प्लस 8 सते 56 प्लस 3, कितना आ गया x की वैल्यू 72 प्लस 57। और स्मॉलेस्ट आंसर क्या होगा, p की वैल्यू 0 रख दो, जैसे ही 0 पटकोगे तो आंसर स्मॉलेस्ट क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट आंसर हो जाएगा आपका 57। खत्म बात। ठीक है, और इसके सॉल्यूशन की बात है तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका, x कॉन्ग्रुएंटो 57 रिमाइंडर है तो यहाँ बचेगा, डिवाइड किससे किया है 72 से, और देखो 72 आपका 9 और 8 का क्या है मल्टीप्लिकेशन ही है। ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन और ये इसका स्मॉलेस्ट आंसर। चेक करना है, चेक करके देख लो क्या कह रहा है, क्या आंसर 57 मॉड्यूलो 3 मॉड 8, 57 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉड 9। क्या सही है, 8 से डिवाइड किया 57 को तो 8 सते 56, हाँ नहीं 8 अठाई 8 मॉड 3 बोला ना, 57 56 प्लस 3 59 होगा ना, यही तो गड़बड़ कर देता हूँ, ये 59 होगा, सॉरी बच्चों 59 59 59 अब करके देखो, हाँ 8 सत्ते 56 और बचेगा 59 में कितना 3, 9 से डिवाइड करोगे तो 9 सत्ते 9 छक्का 54, 54 जाएगा, 5 बचेगा आपका क्या रिमाइंडर। ठीक है, 6 टाइम पूरा चला जाएगा, तो मतलब ये दोनों आंसर आपके सही है। क्लियर ये चीज़, समझ में आ रहा होगा उम्मीद करता हूँ। और आगे बढ़ते हैं, चलो हाँ अब देखो ये एकदम एकदम जो है एकदम ही एकदम ही इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, चलो अब कह रहा फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट गिव्स रिमाइंडर 2 व्हेन डिवाइडेड बाय 3, 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 4 व्हेन डिवाइडेड बाय 7। तो सही है, हमको तो पता है सब कुछ। क्या बोल रहा है, एक इंटीजर निकालना, मान लिया मैंने x, वो क्या कर रहा है कि 2 रिमाइंडर दे रहा है, 2 रिमाइंडर दे रहा है कब, जब हम डिवाइड कर रहे हैं उसको किससे 3 से, यही लाइन लिख दी मैंने। वही नंबर मुझे रिमाइंडर दे रहा है 5 कब, नहीं रिमाइंडर दे रहा है 3, वही नंबर मुझे रिमाइंडर दे रहा है 3 जब डिवाइड करता हूँ किससे 5 से, और वही नंबर मुझे रिमाइंडर दे रहा है 4 अगर मैंने उसको डिवाइड किया 7 से। क्लियर है ये चीज़। अब ये 3 का हमारे पास वो आ गया, इस फॉर्म में मिल गया हमको। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम फर्दर सॉल्व कर लेंगे। कलर का पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ क्योंकि अगला पेज पूरा ब्लैक हो जाएगा और ब्लैक पे ब्लैक लिखूंगा तो चलेगा नहीं, है ना। चलो अब स्टार्ट करते हैं इस वाले से, आप किसी से भी कर सकते हो, जैसा कि मैंने पहले बताया। स्टार्ट करेंगे इससे, तो क्या आएगा, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 डिवाइड्स x माइनस 2, 3 डिवाइड्स करता है, डिवाइड करता है किसको x माइनस 2 को, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ x माइनस 2 इक्वल्स टू 3k। अगर 3k है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3k प्लस 2, बोलो ठीक है सर, बोलो वेरी गुड, 3k प्लस 2 आ गई x की वैल्यू। अब जब x की वैल्यू 3k प्लस 2 आ गई तो नीचे वाले में रख दो, सेकंड वाले में क्या आ जाएगा 3k प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 5। ठीक है,
अब दोनों तरफ 2 माइनस कर दो, 3 के बचेगा कितना 1 मॉड 5। अभी अभी रखा था के की वैल्यू 2 है ना, ये तो करें अभी अभी जस्ट किया है, सेम क्वेश्चन ना हो भगवान बस। 2 मॉड 5, ये वैल्यू आ गई के की आपकी आ गई। जैसे ही के की वैल्यू आ गई इसको हम क्या कर लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स के माइनस 2। इसका मतलब क्या होगा के माइनस 2 इक्वल्स टू 5p, और इसका मतलब क्या होगा के इक्वल्स टू 5p प्लस 2। कहाँ है पिछला के, वैल्यू पटकनी है, ये रहा। कहाँ है, ये रहा, रखो वैल्यू। तो क्या आ जाएगी x इक्वल्स टू 3 इंटू 5p प्लस टू। तो क्या आ गया x की वैल्यू 15p प्लस 6 प्लस 2। तो x की वैल्यू 15p प्लस 8। ठीक है, जैसे ये वैल्यू आई तो हम आगे जाएंगे, क्या था हमारा 4 मॉड 7 है ना, याद रखते हैं क्योंकि अगले पेज में लिखना पड़ेगा। तो हमारा आएगा कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड 7, और इधर हमारा आया था कुछ 15p प्लस 8, यस, इधर आया था हमारा 15p प्लस 8। ठीक है, अब हमको p की वैल्यू निकालनी है इसकी हेल्प से, तो 8 माइनस करो दोनों तरफ तो क्या आ जाएगा 15p, है ना। 8 माइनस किया तो -4 मॉड 7। अगर -4 है तो 4 और 3 प्लस होता तो प्लस का 3 ले लो, 15p कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 7, सेम चीज़ लिख दी मैंने। रिमाइंडर -4 मानो या फिर 3 मानो, एक निगेटिव रहेगा एक पॉजिटिव रहेगा। अगर साइन हटा दिया जाए तो दोनों का सम 7 हो जाएगा, या जो भी नंबर है। अब 15 है, यहाँ 1 रख के देखो, 7 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा 1, गलत है। 2 रख के देखोगे 30 आएगा, और 2 रखोगे तो 30 आएगा। तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 4 28, है ना, हाँ तो भी नहीं आ रहा। पी की वैल्यू 2 पे भी नहीं आ रही, पी की वैल्यू 3 रखो, 45, हाँ 45 पे 42 चला जाएगा, 7 छंग 42 और 3 बचेगा। तो मतलब पी की वैल्यू कितनी रखनी पड़ेगी 3। तो पी की वैल्यू 3 रखना पड़ेगा, मतलब p इज इक्वल्स टू 3 मॉड 7। इसका मतलब क्या हुआ 7 डिवाइड्स p माइनस 3। इसका मतलब क्या हुआ p माइनस 3 इक्वल्स टू 70। इसका मतलब p इक्वल्स टू 70 प्लस 3 है, और p की वैल्यू रख दो। कहाँ गया आपका 15 प्लस प्लस 8 था, है ना। x इक्वल्स टू कितना था 15p प्लस 8। चलो x इक्वल्स टू 15, p की वैल्यू 7t प्लस 3, x इक्वल्स टू 15 सत्ते 105t, 15 7t प्लस 3 प्लस 8 भी है इधर, 15 तियाँ 45 प्लस 8, कितना आ जाएगा x इक्वल्स टू 105t प्लस 53। ठीक है, स्मॉलेस्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा 53। और इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x को यहीं लिखो कॉन्ग्रुएंट, ये रिमाइंडर कहलाता है, तो रिमाइंडर यहाँ पे आता है। और मॉड्यूलो क्या होगा जिससे डिवाइड किया है, जितनी बार गया है वो नहीं। ये इसका सॉल्यूशन है, और ये इसका शॉर्ट आंसर ए स्मॉलेस्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करने पड़ते हैं। अब बोल दो, अब आ गया ना समझ में। अब बोल दो कि सर आप कितने भी दे दो, 4 के दे दो 5 के दे दो, मुझे समझ में आ गया क्या करना, बार बार रिपीट आ रहा है ना समझ। चलो फिर से वो आ गया, 5 चौको 4 पंचे 20 या 60, मॉड्यूलो 60 का आएगा इसमें आंसर, है ना। 60t 60p ऐसा कुछ फॉर्म में आएगा, करके दिखाएं। चलो इसको भी करते हैं, बड़े आसानी से हो जाएगा। इतने करा दूंगा मॉड्यूलो क्वेश्चन, इतने करा दूंगा, बोल तो दिया है। अच्छा एक और है, फिर एक और है, 3, हाँ हाँ बहुत सारे क्वेश्चन। इतने करा दूंगा कि कॉन्फिडेंस से तुम बिल्कुल एकदम लबलब हो जाओगे कि करके तो दिखाओ। चलो यहाँ स्टार्ट करेंगे। इसका मतलब होता है 3 डिवाइड्स x माइनस 2, स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ा सा, x माइनस 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 3k। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3k प्लस 2, उठा के रखूँगा दूसरे वाले में 3k प्लस 2 कॉन्ग्रुएंट 3 मॉड 4। ठीक है, 2 से दोनों तरफ माइनस करूँगा, 3k कॉन्ग्रुएंट 1 मॉड 4। अब 4 से डिवाइड करने पे 2 रखूँगा तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा। 3 रखूँगा 9, हाँ 3 पे आएगा, तो k इज़ 3 मॉड 4। ठीक है, ये आ गई वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि 4 डिवाइड्स के माइनस 3, है ना। और अगर 4 के माइनस 3 डिवाइड कर रहा है मतलब के माइनस 3 इक्वल्स टू 4t, है ना। इसका मतलब के इज इक्वल्स टू 4t प्लस 3। के की लास्ट प्रीवियस वैल्यू डब्बा कहाँ है, कहाँ गया, ये रहा, इस पर रखो। x इक्वल्स टू 4 इंटू 3k प्लस 2, x इज इक्वल्स टू 4 थे यहाँ 12 k प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 भी तो था, प्लस 3 था 40। हाँ उल्टा कर दिया क्या मैंने, के की वैल्यू यहाँ रखनी थी, ओहो इसीलिए ज़्यादा तेज़ नहीं चलना चाहिए। ठीक है,
एक्स इक्वल्स टू 3 × 4t + 3। वही मैं बोलूँ कि आंसर जो है टी में क्यों नहीं आ रहा है। एक्स इज इक्वल्स टू 4×3 + 3 = 9 + 2। एक्स इज इक्वल्स टू 12t + 9×2 = 11। 9×2 = 11 हो गया। अब ये वैल्यू आ गई एक्स की, इसका यूज़ कहाँ करेंगे, तीसरे वाले में। दो तो यूज़ हो गए, तीसरा वाला लिखो भाई। क्या कहता है, 12t + 11 कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5। चलो 11 दोनों तरफ माइनस करो। 12t कॉन्ग्रुएंट -10 mod 5। और -10 है तो अब 5 से डिवाइड करना है और ये बड़ा है, तो आप 5 को ऐसा करो कि 2 बार और कर दो, ठीक है। -10 बच रहा है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, -10 अगर बच रहा है रिमाइंडर, तो ये 2 बार और चला जाएगा, है ना, मतलब पूरा हो जाएगा, तो बचेगा 0 mod 5। ठीक है। अब 12t है, तो यहाँ पे t की वैल्यू हम क्या रखेंगे, 0 बचे 5 से, तो सीधी सी बात है 5 रखने पे 12 5 जा कितना होता है 60। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा t इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 mod 5। ठीक है। और 5 से डिवाइड करने में 5 अगर बच रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो एक बार और चला जाएगा, इसका मतलब t कॉन्ग्रुएंट टू 0 mod 5। ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, 5/t - 0। इसका मतलब हो गया t इक्वल्स टू 5p। अब ये 5p की वैल्यू t वाली में रख दो, कहाँ गया, ये रहा। x इक्वल्स टू 12 × 5p + 11। अब मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ी सी जगह बची हुई है, इसी में कर देता हूँ मैं। ठीक है। 12×5 = 60p + 11। ठीक है। सॉर्टेड स्मॉलेस्ट आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, इसका 11p की वैल्यू 0 रख दो। और सॉल्यूशन अगर लिखना है तो क्या होगा, x कॉन्ग्रुएंट 11 रिमाइंडर है और मल्टीप्लाई किससे किया है, 60 से, मॉड्यूलो 60। तो ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। चलो फिर ये वाला, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट लीव्स रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ये चलो इसको फॉर्म में चेंज करो। x ऐसा नंबर है कि जब हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो मुझे देता है रिमाइंडर 1। x ही वही नंबर है जब ये मुझे 2 देता है अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूँ, और x ही वो नंबर है जो मुझे रिमाइंडर 3 देता है जब मैं उसे 4 से डिवाइड करता हूँ। पहले वाले से स्टार्ट करो, पहले वाले से स्टार्ट करो, क्या हो जाएगा, 2 डिवाइड्स x-1। और 2 अगर x-1 से डिवाइड कर रहा है मतलब x-1 इक्वल्स टू 2k, यानी x इक्वल्स टू 2k + 1। उठा के x वैल्यू दूसरे वाले में रखेंगे, दूसरे वाले में रखेंगे तो आएगा 2k + 1 कॉन्ग्रुएंट 2 mod 3। 2 mod 3 -1 दोनों तरफ करेंगे तो 2k इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 3। फिर वही बात 3 की वाली बात आ गई, तो अगर मैं 2 की जगह 1 रखूँ k की जगह, तो 2 3 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 2 को 3 बचेगा, तो 6 करूँगा, 2 2 ज़ा 4। हाँ 2 रखना पड़ेगा। तो k की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 रखी तो आ गया मुझे mod 3। इसका मतलब क्या हो गया, 3 डिवाइड्स k-2। इसका मतलब क्या हो गया, k-2 इक्वल्स टू 3t। इसका मतलब क्या हो गया, k इक्वल्स टू 3t + 2। ठीक है। ये वैल्यू उठा के ऊपर रख दो यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2 × 3t + 2 + 1। x इज इक्वल्स टू 6t + 4 + 1। x इज इक्वल्स टू 6t + 5। इसका यूज़ करके तीसरे वाले में रख दो, कितना आ जाएगा, 6t + 5 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो 3 mod 4। दोनों तरफ किससे माइनस करो, 5 से। 6t - 2 mod 4। -2 है मतलब प्लस का भी 2 होगा, 4 बनाना है, 2 mod 4। अब t की वैल्यू क्या रखूँगी, 2 बचे। अगर मैं 6 की जगह 1 रख दूँ, है ना, तो 1 रखूँगा और 6 को 4 से डिवाइड करूँगा तो 2 ही बचेगा, तो t की वैल्यू 1 आ गई, यानी t इज़ 1 mod 4। इस लाइन का मतलब कितना हो गया, 4 डिवाइड्स t - 1। इसका मतलब क्या हो गया, t - 1 इक्वल्स टू 4p, यानी t इक्वल्स टू 4p + 1। t की वैल्यू नज़दीकी सिनेमा घरों में रख दो, x इक्वल्स टू 6 × 4p + 1 + 5। x इज इक्वल्स टू 24p + 6 + 5। x इज इक्वल्स टू 24p + 11। ये नंबर आ गया। स्मॉलेस्ट नंबर बोला है तो कितना आएगा हमारा, 11। करके देखो, 11 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार पूरा जाएगा, रिमाइंडर 1 बचेगा। 11 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 9 3 3 ज़ा 9, 2 बचेगा। 4 से डिवाइड करेंगे 4 2 ज़ा 8, 3 बचेगा। तो सबसे छोटा आंसर क्या हो जाएगा इसका, 11। और सबसे छोटा आंसर ही तो पूछा था।
क्लियर है ये चीज़? चलो, और देखो, अब ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग, है ना? बहुत सारे हो गए ऐसे क्वेश्चन। अभी वाले क्वेश्चन कर लोगे, बोलोगे तो मैं करा दूंगा, लेकिन ये आपका होमवर्क है। अब अगले 2-3 क्वेश्चन आपके होमवर्क है, वही वही बार बार रिपीट करना है आपको, ठीक है? ये भी आपका होमवर्क है। चलो, अब आता है सम ऑफ डिवाइजर्स क्या होता है। तो इसके दो तरीके फंक्शन होते हैं, ठीक है? एक होता है टाउ फंक्शन, एक होता है सिग्मा फंक्शन। तो टाउ फंक्शन नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, क्या होता है? डिवाइजर ऑफ एन, गिनना है कि कितने डिवाइजर होते हैं, ठीक है? तो जैसे 6 है, ठीक है? तो 6 के कौन कौन से डिवाइजर होते हैं बच्चों? 6 में 1, 2, 3 और खुद 6। तो ये हमने गिने है ना, 1 भी 6 को पूरी तरीके से डिवाइड करता है, 2 भी पूरी तरीके से डिवाइड करता है, 3 भी करता है और 6 खुद भी करता है। तो गिनने में कितने आएंगे? 4। तो वो जो गिनती है 4, वही कहलाता है टाउ एन। वही क्या कहलाता है बच्चों? टाउ एन, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। ओके, ASMR हो गया। हाँ, चलो, नंबर ऑफ वो पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव डिवाइजर कहलाता है, ठीक है? फिर टाउ सिग्मा क्या था? सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर ऑफ एन इंक्लूडिंग 1 एंड एन, है ना? मतलब जैसे मैंने बोला 6, अब 6 मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 6 अगला टॉपिक परफेक्ट नंबर लिखा हुआ है, तो 6 अपने आप में परफेक्ट नंबर है। अब 6 के मैं अगर डिवाइजर लूंगा तो वो कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 और 6 होंगे, ठीक है? हाँ, यही ना, 1, 2, 3। हाँ, ठीक है। और अगर इन सबको मैं सम करूं, इसमें से 1 और 6, अब पूरा जो सिग्मा कहलाएगा तो वो क्या आएगा? 1 + 2 + 3 + 6। लेकिन इनके 6 और 1 को छोड़ के, 6 और 1 छोड़ के जो प्रॉपर डिवाइजर है उनका सम करूंगा, उनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो कितना आएगा? 6 आएगा। तो ये कहलाते हैं परफेक्ट नंबर, ठीक है? या फिर इसकी एक कंडीशन होती है नीचे, वो मैं बता दूंगा, 2n होती है। वो क्यों होती है वो भी समझ लेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि जैसे 6 आया, 6 के प्रॉपर डिवाइजर लिखे 1, 2, 3, 6। तो अगर मुझे सिग्मा निकालना है, सिग्मा एन निकालना है, तो मैं क्या करूँगा? इन सबको ऐड कर दो, 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9 2 11 1 12, ठीक है? और मुझे अगर टाउ एन निकालना है तो मैं क्या करूँगा? गिनती गिनूंगा, 1 2 3 4, कितना आ गया? 4। तो ये कहलाता है पॉजिटिव डिवाइजर का वो। डिवाइजर पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम तो -2 भी बोल दे, -3 भी बोल दे, -1 भी बोल दे, क्योंकि आपने बोला है कि डिवाइजर मतलब जो आंसर में वो लाए, इंटीजर लाए। लेकिन हमको क्या चाहिए? पॉजिटिव चाहिए, ठीक है? तो ये कहलाते हैं, दो फंक्शन होते हैं ये इस तरीके से। अब अगर आपका एन जो है इस फॉर्म में है ना, P1 की पावर A1, है ना, P1 की पावर A1, P2 की पावर A2, ऐसा। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास 15 है, ये तो होता है 3 × 5, मतलब ये 3 भी प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, इसकी भी पावर 1, इसकी भी पावर 1। तो जो आपका टाउ एन होता है वो कितना होता है? टाउ एन जो होगा, वो जो पावर्स हैं आपकी, जो पावर्स हैं उनमें एक एक प्लस करके मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पावर कितनी है? 1 है, तो 1 + 1 इंटू यहाँ पावर कितनी है? 1 है, तो 1 + 1, 1 + 1 1, 1 + 1 2, तो 2 कितना आ गया? 4। तो मुझे मिल जाएगा कि इसके जो पॉजिटिव डिवाइजर हैं 15 के, कितने होंगे? 4 होंगे। देखना है कैसे? 3 और 5 में दिखा रहा हूँ, एक हो जाएगा आपका 15 खुद और एक हो जाएगा 1। ऐसे 6 के भी आएंगे क्योंकि उनको हम 2 × 3 लिखेंगे और उनकी पावर 1 1 होगी, तो उसका भी टाउ एन कितना आएगा बच्चों? 4 ही आएगा, ठीक है? ठीक है। अब देखो, एन इज परफेक्ट इफ सिग्मा एन इक्वल्स टू 2n, है ना? कि आपने सम किया 1 + 2 + 3 + 6 का, तो 12 आया, और अपने आप में 2n मतलब 2 × 6 करने पे भी परफेक्ट नंबर आएगा, ठीक है? तो इसी को हम कहते हैं परफेक्ट नंबर्स, ठीक है? चलो, अब आती है बात सम ऑफ डिवाइजर्स की। हाँ, अब देखो, फाइन टाउ ऑफ 360 360। एक चीज़ और याद रखना कि अगर मैं बोल दूँ टाउ ऑफ 360 तो आप इसको अलग से भी निकाल सकते हो। जैसे इसके मान लो कि मैंने लिखा 120 × 3, ये प्रॉपर प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं है, बट मैं इसको टाउ इसका निकाल के और इसका भी टाउ ऐसे कर सकता हूँ। या मैं लिख दूँ इसको 60 × 6, ठीक है? तो इसमें आप टाउ दोनों तरफ लगा लो, टाउ ऑफ 60 × टाउ ऑफ 6। सेम गोज फॉर द सिग्मा। सिग्मा में भी आप ये चीज़ कर सकते हो, यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है। देखो, प्राइम फैक्टराइजेशन 360 का ये होता है, ओहो, प्राइम फैक्टराइजेशन ये होता है। अब टाउ निकालना है, पावर क्या है? 3, तो 3 + 1, पावर क्या है? 2, तो 2 + 1, पावर क्या है? 1, तो 1 + 1, मल्टीप्लाई किया तो 24। तो कितने होंगे इसके 360 के? 24, ठीक है? फिर सिग्मा 360 निकालना है आपको, तो सिग्मा क्या होगा? 2³ का निकालोगे तो 2 की पावर 4 -1 अपॉन 2 -1, 3 की पावर स्क्वायर है तो 3 की पावर 3 हो जाएगा ना। जो पावर होती है उसमें एक प्लस कर देते हैं और पूरे नंबर से -1 करके अपॉन में नंबर -1, ठीक है? तो ये आ जाएगा 13, ये आ गया। इसका कितना आ जाएगा? 6 और 360, तो 15 इसका इंटू 13 इंटू इसका 6,
करोगे तो 11 17, मतलब जो 24 डिवाइजर्स आएंगे अगर उन सबका सम मारोगे तो सम मारने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा 11 17। क्लियर है ये चीज़? ठीक है। अब देखो ये वाला छोड़ दो, प्राइम नंबर मेस्मरियन प्राइम। ठीक है, अब आता है यूलर्स टोशेंट फार्मूला। ठीक है, फाइव फार्मूला भी कहते हैं, फाइव फंक्शन भी कहते हैं यूलर का। अब ये क्या देता है कि फाई एन द काउंट ऑफ इंटीजर्स के विथ एन सच दैट जीसीडी जो तो के और एन के बीच का वन हो, दैट इज फाई एन काउंट द पॉजिटिव इंटीजर ए बी टू द एन दैट आर को प्राइम टू एन। ठीक है, तो ये कहता है कि वो उसके फॉर्मूले का आपको, अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है कि अगर कोई नंबर है उसको मैं लिख पा रहा हूँ पी वन की पावर ए वन इंटू, ये प्राइम नंबर है आपस में, पी टू की पावर ए टू इंटू पी थ्री की पावर ए थ्री इंटू ऐसे ऐसे करके पी के की पावर ए के, और ये सब क्या है आपस में को प्राइम है ना, कोई कट नहीं रहा, कैंसिल नहीं हो रहा। तो जो फाई एन होगा, फाई एन जो होगा वो कितना होगा एन इंटू वन माइनस वन अपॉन पी वन, है ना, वो प्राइम नंबर, इंटू वन माइनस वन अपॉन पी टू इंटू वन माइनस वन अपॉन पी थ्री और इंटू इंटू करते हुए वन माइनस वन अपॉन पी के, ये हो जाएगा आपका नंबर। ठीक है, ये फाई एन कहलाता है। अब फाई एन का इंक्लूजन एक्सक्लूजन से हमने क्या किया, प्रूव किया हुआ है ना। काउंट इंटीजर्स वन टू एन नॉट को प्राइम टू एन, ठीक है, शेयरिंग अ प्राइम फैक्टर विद एन, लेट ए आई इक्वल्स टू के इज लेस देन एन सच दैट पी आई डिवाइड्स के, देन ए आई इक्वल्स टू एन अपॉन पी आई। ठीक है, सही बात है। बाई इंक्लूजन एक्सक्लूजन मॉड ऑफ ए वन यूनियन ए टू यूनियन करते करते अगर आप एक ही तक जाएंगे तो समेशन ऑफ एन पी आई माइनस एन अपॉन पी आई जे प्लस एन अपॉन पी आई जे करते चले जाएंगे 10 फाई एन इक्वल्स टू एन माइनस ये पूरा सम। ठीक है, इसकी जगह पे हम दूसरी वैल्यू रख देंगे और यहाँ पे रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो अब इसका यूज़ कैसे करते हैं देखो। अब हमको निकालना 5 ऑफ 36, फाइव लगाना है तो 36 को हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 36, ये n खुद हो गया इनटू, अब ये क्या है 1 माइनस वन अपॉन टू हो गया। ठीक है, क्योंकि हम केवल इसमें नीचे वाले लेंगे, ठीक है, इसे पावर नहीं लेंगे। 1 माइनस वन अपॉन थ्री, अब इन तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 आएगा, और फाइव जो है कितना है 12 है। दूसरे तरीके से 5 4 इंटू 9 भी कर सकते हो आप, है ना, और 5 4 की वैल्यू भी कितनी आएगी 2 आएगी, 5 9 की कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से 500 का भी निकाल लेना है और क्यू स्क्वायर पी का भी निकाल लेना है आपको। फिर आता है थ्योरम्स ऑफ फर्मेट एंड विल्सन। तो फर्मेट की थ्योरम पहले देख लो कि अगर पी एक प्राइम नंबर है तो किसी भी इंटीजर ए के लिए अगर पी ए को डिवाइड नहीं करता है देन ए की पावर पी माइनस वन इक्वल्स टू वन मॉड पी इक्विवेलेंटली फॉर एन इंटीजर ए पी पर। ठीक है, ये प्रूफ है, प्रूफ आप देख लीजिएगा, थोड़ा समय की कमी है। ठीक है, अब 7 की पावर 100 मॉड 11 अगर आपको निकालना है किससे, फर्मेट लिटिल थ्योरम से, तो फर्मेट की लिटिल थ्योरम से आप क्या करेंगे कि 7 की पावर 100 मॉड 11 आपको निकालना है। तो P आपको पता है क्या 11, ये जो P है ये क्या है प्राइम नंबर है, और 7 जो है 7 और 11 में जो है आपका GCD कितना है 1। तो अगर ऐसा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 7 की पावर P माइनस वन, तो P कितना था आपका 11 था, तो 11 माइनस वन कितना होगा 7 की पावर 10 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉड 11, ये हमने मान लिया। अब 100 इक्वल्स टू 10 इंटू 10, सो 7 की पावर 100 इधर चढ़ा दो, मतलब 10 का मल्टीप्लाई कर दो और इधर भी कर दो, तो 1 की पावर 10 आ जाएगा। इधर भी पावर 10 चढ़ाई, इधर भी पावर 10 चढ़ाई, तो कितना आ गया 1 की पावर 10 1 मॉड। तो आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, बस उसके लिए क्या होना चाहिए GCD 1 होना चाहिए। अब 2 और 7 में क्या है GCD 1 है, हाँ है, और 7 अपने आप में प्राइम भी है। तो फॉर्मेट की लिमिट थ्योरम से 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 7 से एक कम लोगे, 2 की पावर 6 इक्वल्स टू 1 मॉड 7। हमको 30 तक जाना है, 5 का मल्टीप्लाई करो ऊपर दोनों तरफ, तो 5 का इधर भी पावर चढ़ा 1, तो कितना बचा रिमाइंडर 1 बचा। क्लियर है ये चीज़? तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेट लिटिल थ्योरम है, इससे कम ही क्वेश्चन आते हैं। और विल्सन थ्योरम, विल्सन थ्योरम कह रहा है कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो केवल और केवल तब प्राइम है जब p माइनस वन का अगर हम फैक्टोरियल लेंगे तो मुझे मिलना चाहिए माइनस वन पॉड मॉड p। अगर p प्राइम है तो वो इसको फॉलो करेगा, और अगर वो इसको फॉलो करेगा तो मॉड क्या है प्राइम है। ठीक है, अब इसका यूज करके एक क्वेश्चन देख लो जल्दी से। वेरीफाई विल्सन थ्योरम फॉर p इक्वल्स टू 5 एंड p इक्वल्स टू 7, मतलब p प्राइम है मुझे पता है, लेकिन विल्सन थ्योरम हमको क्या करनी है, वेरीफाई करनी है। तो 5 के लिए करो, कितना होगा 5 माइनस वन कितना होता है 4, 4 का फैक्टोरियल आ गया आपके पास 24, 24 को मैं क्या लिख सकता हूँ 25 माइनस वन, और जो कि होगा माइनस वन मॉड 5। ठीक है, क्योंकि 5 हमको प्राइम बोलना था। इसी तरीके से 7 के लिए भी किया है। क्लियर है चीज़? तो ये दोनों हो जाएंगे क्वेश्चन आपके। चलो
इस तरीके से एलिमेंट्री थ्योरी हमारे थोड़ा सा पूरी पूरी चैप्टर क्लोज करते हैं। सीआरटी के क्वेश्चंस और ज़्यादा लगा लीजिएगा, और ये जो थ्योरम के प्रूफ थे मैं बता नहीं पाया टाइम कांस्टेंट की वजह से, इनको भी आप देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। नहीं समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो रोक के अभी कमेंट कर दीजिए, ठीक है। अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो, अगर मुझे स्टूडियो में टाइम नहीं मिलता है तो मैं घर पे ही उसे कॉपी में सॉल्व करके जैसे भी होगी मेरी हेल्प मैं करूँगा। बार बार मैं अपने लेक्चर्स में कहता हूँ कि आप अपने से मेरे से जितना आप मेरा यूज़ कर सकते हो ना, वो पूरा का पूरा यूज़ करें अच्छे से, ठीक है। तो अभी हमने पियानोज एग्जाम्स भी पढ़ लिए हैं, ठीक है। मैथमेटिकल इंडक्शन के तीनों फॉर्म, बेसिस रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, बेस 10 बेस 2, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने पढ़ा था, डिविजिबिलिटी टेस्ट पढ़ लिए थे, तो हमारा टीयर 1 का टॉपिक हो गया यूक्लिड्स एल्गोरिदम। यूनिक एफटीए जो होती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक होती है, कॉन्ग्रुएंस सीआरटी अभी पढ़ी और ये पढ़ा, और फर्मेट विल्सन, ठीक है। इस तरीके से एलिमेंट्री नंबर का जो एलिमेंट्री नंबर थ्योरी का जो पूरा थ्योरी है, और कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं, पूरे समाप्त हो चुके हैं। क्षमा चाहता हूँ पूरे क्वेश्चंस नहीं करा पाया, आपने देखा मैं क्वेश्चंस ज़्यादा लेके आया था, बट सारे क्वेश्चन सारे प्रूफ में समझा नहीं पाया आपको। और अगर आपको लगता है तो आप बताइए, कमेंट करिए, बिल्कुल मैं आपको कर दूंगा, वापस से समझा दूंगा अलग से एक डेडिकेटेड वीडियोस बना के उस टॉपिक की। इसके अलावा अगर आप कोई रेफरेंस बुक सॉल्व कर रहे हैं या कहीं पे भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं इस थ्योरी से, या एलिमेंट्री नंबर थ्योरी से, या रियल नंबर से, या कहीं भी एमआरएस के किसी भी चैप्टर से, तो आप वो टेलीग्राम में बिल्कुल पूछ सकते हैं। टेलीग्राम सर्विसेज ओपन है, तो आप जाके वहाँ पे बिल्कुल वो फोटो क्वेश्चन का अपलोड करें, वहाँ पे आपको जितना जल्द से जल्द होगा आंसर देने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। चलो, तब तक के लिए धन्यवाद।